हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी कॉन्सेप्ट क्लासेज सुपौल में। आइए, हम कुछ ही दिनों से यूट्यूब पर नहीं आ रहे थे चूंकि कोई नेसेसरी वर्क था, इसलिए हम यूट्यूब पर नहीं आ रहे थे। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करेंगे चाल और वेग में क्या अंतर होता है, अर्थात स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है, चाल और वेग किसे कहते हैं। और पिछले वीडियो में जैसा कि हमने बात किया था कि एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, अर्थात कोणीय चाल क्या होता है, और उस पर आधारित हम एक फॉर्मूला बताए थे कि ओमेगा बराबर 2π/t, और उस पर आधारित, उस फॉर्मूला पर आधारित कई सारे प्रश्नों को सॉल्व भी किए थे। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि इस चैनल पर अगर कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पहले से पता है, चाल जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्पीड, और वेग जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वेलोसिटी। देखिए, चाल क्या होता है और वेग क्या होता है। जब हम किसी भी वस्तु का चाल बताते हैं और चाल बताने के साथ साथ उसका डायरेक्शन नहीं बताते हैं तो वह या उसे चाल कहा जाता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन ना हो या डायरेक्शन ना दिया हो, दिशा ना दिया हो, तो उसे हम स्पीड कहते हैं। और अगर स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन दिया हो, अर्थात स्पीड के साथ साथ दिशा दिया हो, तो उसे हम वेग कहते हैं, अर्थात वेलोसिटी कहते हैं। एक उदाहरण के साथ समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मानिए कि रमेश 60 की स्पीड से दौड़ रहा है। कोई लड़का है रमेश यह 60 किलोमीटर पर आवर की ओर से दौड़ रहा है। तो यह रमेश 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जो दौड़ रहा है, यह इसका चाल है। यह इसका क्या है? चाल है। लेकिन अगर इसी बात को इस प्रकार से बोला जाए कि रमेश 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से पूरब दिशा में दौड़ रहा है। किस दिशा में? पूरब दिशा में दौड़ रहा है। तो यह इसके लिए यह हो जाएगा वेग, अर्थात वेलोसिटी हो जाएगा। क्यों वेलोसिटी हो जाएगा? क्योंकि देखिए, हम आपको बताएं कि अगर किसी भी चीज का स्पीड के साथ साथ दिशा ना दिया हो, जैसे देखिए यह रमेश 60 किलोमीटर की रफ्तार से सिर्फ दौड़ रहा है, यह दिया हुआ नहीं है कि किस दिशा में दौड़ रहा है, तो यह हो जाएगा चाल। और यह है रमेश 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से पूरब दिशा में, अर्थात इसमें डायरेक्शन दिया हुआ है, दिशा दिया हुआ है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? वेग हो जाएगा। तो आप समझ लिए मोटे तौर पर कि चाल और वेग क्या होता है। चाल होता है कि जब किसी भी वस्तु का चाल के साथ डायरेक्शन ना दिया हो तो उसे चाल कहते हैं, और किसी भी चीज का अगर स्पीड के साथ डायरेक्शन दिया हो तो उसे वेग कहते हैं। और जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियो में हम बताए थे कि चाल और वेग का यूनिट और डायमेंशन सेम होता है। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे हम बताए थे, चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय, और दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड। क्या होता है? सेकंड। और इससे मात्रक से, यानी कि मीटर का विमा होता है एल। क्या होता है? एल। और सेकंड का विमा होता है टी। और हम बताए थे कि जब कोई भी चीज नीचे से ऊपर जाता है तो वह पावर में आ जाता है, यानी इसका हो जाएगा LT इनवर्स। ये हो जाएगा, ये हो गया आपका चाल का यूनिट, हो गया ये मीटर पर सेकंड, और ये हो गया आपका डायमेंशन, अर्थात विमा। अब आइए, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय।
एक चीज हम यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए कि चाल बराबर दूरी बटा समय और विस्थापन बराबर वेग बटा समय क्यों आया। क्योंकि दूरी जो होता, हम पिछले वीडियो में बताए थे कि दूरी कभी भी दिशा के ऊपर निर्धारित नहीं रहता है, यानी डिस्टेंस जो होता है वह दिशा के अनुकूल नहीं चलता, वह रोड के अनुकूल चलता। और विस्थापन जो होता है, हम बताए थे कि विस्थापन का मतलब शॉर्टकट क्या होता है, शॉर्टकट। और हम बताते कि विस्थापन के लिए दिशा की जरूरत है और दूरी के लिए दिशा की कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए अगर इसमें दिशा की जरूरत है तो इसलिए यहाँ पे वेग बराबर सूत्र आया विस्थापन बटे समय। क्योंकि हम यहाँ बताए कि वेग क्या होता है, जब स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन दिया हो तो वह वेग कहलाता है। तो इसलिए इसमें डायरेक्शन की जरूरत, इसलिए वेग बराबर फॉर्मूला आया विस्थापन बटे समय। और विस्थापन भी एक प्रकार का लंबाई ही है, और इसलिए लंबाई होने के नाते विस्थापन का भी मात्रक क्या होता है, मीटर। और समय का मात्रक तो आप जानते ही हैं, सेकंड होता है। इसलिए यहाँ पे मीटर का बीमा हो जाएगा एल और सेकंड का बीमा हो जाएगा टी। क्या हो जाएगा, टी। अगर ये नीचे से ऊपर जाएगा तो इसका हो गया एल टी इनवर्स। तो आप देख रहे हैं कि चाल और वेग में इस दोनों का, चाल का भी यूनिट मीटर पर सेकंड है, वेग का भी यूनिट मीटर पर सेकंड है, इसका भी यूनिट इसका भी डायमेंशन और इसका भी डायमेंशन क्या बराबर है। तो यानी कहने का मतलब हुआ कि चाल और वेग में कोई ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, सिर्फ चाल में डायरेक्शन नहीं दिया हुआ रहता है, अर्थात दिशा नहीं दिया रहता है, और वेग में दिशा दिया हुआ रहता है। तो अमूमन जो ज्यादा उपयोग किया जाता है वह चाल ही उपयोग किया जाता है, चाल ही यूज किया जाता है। आइए आगे समझने का प्रयास करते हैं। यह एक वृत्तीय पथ है, यह एक क्या है, वृत्तीय पथ है, यानी वृत्तीय रास्ता है। और यहां पर कोई घोड़ा है ए, जो 20 किलोमीटर पर आवर की और रफ्तार से दौड़ रहा है। समझने का प्रयास कीजिए, यह एक वृत्तीय रास्ता है और कोई घोड़ा है ए, और यह 20 किलोमीटर पर आवर की दौड़ से इस वृत्तीय पथ पर रनिंग कर रहा है, रफ्तार कर रहा है। तो एक चीज बताइए आप कि यह जो घोड़ा 20 किलोमीटर पर आवर की दौड़ रहा है, तो इसका जो स्पीड होगा, यानी इसका जो चाल होगा, यानी कहने का मतलब इसका जो चाल होगा वह 20 किलोमीटर पर आवर ही रहेगा, किलोमीटर। क्योंकि यह वृत्तीय रास्ता पर यह घोड़ा 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से अगर दौड़ेगा तो इसका चाल कांस्टेंट रहेगा, यानी कि नियत रहेगा, यानी 20 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इसका जो कहने का मतलब हुआ कि यहाँ भी इसका चाल कितना होगा, 20 किलोमीटर पर आवर होगा। यहां भी इसका चाल कितना होगा, 20 किलोमीटर पर आवर होगा, और यहां भी इसका चाल कितना होगा, 20 किलोमीटर पर आवर होगा। लेकिन इसका जो वेलोसिटी है, स्पीड तो नियत रहेगा, स्पीड यानी चाल कांस्टेंट रहेगा, लेकिन इसका जो वेलोसिटी है, कहने का मतलब हुआ वेग है, वह वेग क्या होगा, चेंज होता। जैसे दूसरे फिगर में समझिए, जैसे यहां भी एक वृत्तीय रास्ता है, वृत्तीय पथ है, और घोड़ा है कोई ए, और यह भी 20 किलोमीटर पर आवर की और रफ्तार से दौड़ रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे जो यह घोड़ा रनिंग कर रहा है, यह किस दिशा में है, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा में है। किस दिशा में, पश्चिम दिशा में है। लेकिन यही घोड़ा जब 20 किलोमीटर रफ्तार की ओर से धीरे 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 और आगे बढ़ेगा तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, दिशा चेंज हो जाएगा। अभी इसका दिशा है पश्चिम दिशा में, लेकिन कुछ देर के बाद इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, लेकिन रफ्तार तो वही रहेगा, यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर। और यह किधर होगा, दक्षिण दिशा में। कौन दिशा में, दक्षिण दिशा में। यहाँ पे किस दिशा में हो जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर पूर्व दिशा में। कौन दिशा में, पूर्व दिशा में। और यहाँ पर इसका हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर उत्तर दिशा में। तो आप यहां पे समझने का एक चीज प्रयास कीजिए कि देखिए, अगर यह एक वृत्तीय पथ है, वृत्तीय रास्ता है, तो यह रास्ता पर कोई घोड़ा 20 किलोमीटर पर आवर की जो दौड़ना चालू करेगा तो उसका जो स्पीड है, उसका जो चाल है, वह चाल क्या होगा, नियत रहेगा, अर्थात कांस्टेंट रहेगा। लेकिन इसी चीज में अगर आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, इसका स्पीड तो फिक्स रहेगा, लेकिन अभी देखिए इसका चाल किधर है,
सीधा यानी कि पूर्व दिशा में है, लेकिन यहाँ पे पश्चिम दिशा में हो जाएगा, यहाँ पे दक्षिण दिशा में, यहाँ पे पूर्व। यानी कहने का मतलब हुआ कि स्पीड फिक्स रहता है लेकिन वेलोसिटी क्या होता है, चेंज होते रहता है। जैसे देखिए यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर उत्तर दिशा में है, यहाँ पे पश्चिम दिशा में है, यहाँ पे दक्षिण दिशा में और यहाँ पर पूर्व दिशा में। यानी कहने का मतलब हुआ कि स्पीड जो होता है अमूमन किसी भी चीज को जो बताया जाता है वह स्पीड के माध्यम अर्थात चाल के माध्यम से ही बताया जाता है, न कि वेलोसिटी के माध्यम से बताया। अगर किसी भी चीज का अगर जैसे मानिए अगर ट्रेन की स्पीड बताना होता है तो हम कहते हैं कि ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की दौड़ से दौड़ रहा है। यानी कि अगर उसके साथ हम वेलोसिटी का प्रयोग करेंगे, उसके साथ अगर हम वेग का प्रयोग करेंगे तो हमें यह बताना पड़ेगा कि ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की दौड़ से दक्षिण दिशा में या पूर्व दिशा में दौड़ रही है या रनिंग कर रही है। तो कहने का मतलब हुआ कि अमूमन जो होता है किसी भी चीज को स्पीड के माध्यम से बताया जाता है। जरा वेग, अगर वेग का हम प्रयोग करेंगे तो वेग को प्रयोग में लाने के लिए हमको डायरेक्शन ध्यान में रखना पड़ेगा, और अगर स्पीड को ध्यान में रखेंगे तो इसके लिए डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पीड अमूमन ज्यादा यूज होते रहता है। तो आइए और आगे समझने का प्रयास करते हैं। अब समझिए कि वेलोसिटी जो होता है अर्थात वेग जो होता है वह दो प्रकार का होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि वेलोसिटी यानी वेग यह दो प्रकार का होता है। एक होता है इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, और एक होता है फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग। क्या होता है, अंतिम वेग। यानी कहने का मतलब हुआ कि वेलोसिटी दो प्रकार का होता है। पहला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग, और दूसरा होता है फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग। समझिए कि प्रारंभिक वेग क्या होता है, समझने का प्रयास कीजिए। कोई भी चीज जो हमारे आंखों के सामने या हमारी नजरों के सामने शुरू होती है, या कोई भी चीज विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है, यानी वह वस्तु रेस्ट अवस्था में है, विरामावस्था में है, और वह विरामावस्था में हमारी नजरों के सामने शुरू करती है, तो उसी को हम कहते हैं प्रारंभिक वेग। यानी कहने का मतलब हुआ कि इसके लिए एक फार्मूला हम यूज करते हैं। जैसे अगर कोई भी चीज हमारे आंखों के सामने शुरू हुई हो, या अगर वह विरामा से चलना प्रारंभ करती हो, विरामा से चलना प्रारंभ करती हो, या क्वेश्चन में संकेत किया हो, क्वेश्चन में संकेत दिया हुआ हो कि वह वस्तु विरामा से चलना प्रारंभ करती है या हमारी नजरों के सामने शुरू हुई। यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई भी वस्तु या कोई भी चीज हमारी आंखों के सामने या विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, या क्वेश्चन में इस प्रकार का संकेत दिया हुआ हो कि कोई वस्तु है या कोई ट्रेन है या कोई कार है और वह विरामा से चलना प्रारंभ करती है, तो उसे हम कहते हैं प्रारंभिक वेग। अमूमन किसी भी चीज का प्रारंभिक वेग क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। और प्रारंभिक वेग को हम सूचित करते हैं यानी यू बना के इसका ऊपर वाला लकीर को थोड़ा सा घुमा देते हैं, तो यह प्रारंभिक वेग जो होता है अमूमन किसी भी चीज का जीरो होता है, क्योंकि कोई भी दुनिया का अगर कोई भी वस्तु है वह कहीं से न कहीं से चलना क्या करता है, शुरू करता है। तो जहां से चलना वह प्रारंभ करता है उसके लिए वह
प्रारंभिक वेग 0 होता है। आइए और अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम कोई स्टेशन पर खड़े होते हैं और प्लेटफॉर्म 2 पर कोई गाड़ी खड़ी हुई है और हमारी आंखों के सामने यानी हमारी नजरों के सामने वह गाड़ी शुरू होती है, तो हमारे लिए उस ट्रेन का प्रारंभिक वेलोसिटी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि वह ट्रेन हमारी जाने के बाद वह अपनी सफर को तय करना प्रारंभ करती है। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई भी चीज हमारी आंखों के सामने या हमारी नजरों के सामने शुरू होती है या क्वेश्चन में इस प्रकार का संकेत दिया रहता है कि कोई कार या कोई वस्तु विरामा से चलना प्रारंभ करती है या रेस्ट से चलना प्रारंभ करती है, तो उस स्थिति में हम प्रारंभिक वेग क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम दिल्ली के स्टेशन पर खड़े हैं और उधर से कोई ट्रेन आकर मेरे सामने रुक गई, तो उसका प्रारंभिक वेग 0 क्या होगा, नहीं होगा। क्यों 0 नहीं होगा, इसलिए क्योंकि वह मेरे आंखों के सामने शुरू क्या हुई थी, नहीं हुई थी। वह ट्रेन जिस आदमी के आंखों के सामने शुरू हुआ था उसके लिए वह प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, न कि मेरे लिए। मेरे लिए उसका प्रारंभिक वेग वही होगा जिस स्पीड से हमने उसे पहली बार आते देखा है। जैसे मेरे सामने कोई बाइक या स्कूटर लाके खड़ी कर दी, तो मेरे लिए जो उसका वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग है, वह 0 नहीं होगा। मेरे लिए उसका प्रारंभिक वेग वही होगा जिस स्पीड से या जिस चाल से हमने उसे पहली बार आते देखा। यानी कहने का मतलब है कि प्रारंभिक वेग जो होता है अमूमन 0 कब होता है, समझिए, 0 तब होता है जब कोई भी वस्तु रेस्ट से चलना प्रारंभ करती है, विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है या हमारी आंखों के सामने शुरू हुई हो, तो उस स्थिति में हम उसका प्रारंभिक वेग क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। जैसे कोई वस्तु खड़ी है और विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, तो जो वस्तु खड़ी है और विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है यानी उसका प्रारंभिक वेग कितना है, 0 है। यानी कहने का मतलब हुआ कि प्रारंभिक वेग अमूमन 0 होने का शर्त है कि जो वस्तु हमारी आंखों के सामने शुरू हुई हो या जो विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती हो उसके लिए प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जैसे हम यहां खड़े, जैसे हम स्टेशन पर खड़े हैं और मेरे सामने कोई गाड़ी आई और मेरे सामने क्या हुई, रुक गई, तो उसका प्रारंभिक वेग मेरे लिए कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या पता कि वह कहां से शुरू हुई और कहां तक आई। यानी कहने का मतलब है कि अगर वह मेरे सामने नजरों के सामने अगर शुरू होती तो उसका प्रारंभिक वेग हम क्या मानते, 0 मानते। अगर मेरे सामने वह शुरू नहीं हुई है तो हम कभी भी उस वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 क्या करेंगे, नहीं मानेंगे। यानी कहने का मतलब है कि प्रारंभिक वेग 0 होने का शर्त है अगर कोई वस्तु हमारे आंखों के सामने शुरू हो या विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती हो या क्वेश्चन में इस प्रकार का संकेत दिया हो कि वह वस्तु या कोई ट्रेन या कोई कार विरामा से चलना प्रारंभ करती है या विरामा से चलना शुरू करता है, तो उस स्थिति में हम उसका प्रारंभिक वेग क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। एक और उदाहरण देकर समझने का प्रयास कीजिए। जैसे हम खड़े हैं यहां पर और मेरे सामने कोई ट्रक 60 किलोमीटर या 60 की स्पीड से आया और मेरे सामने रुक गया। हम खड़े हैं और मेरे सामने कोई ट्रक 60 की स्पीड से आया और मेरे सामने रुक गया, तो आप बताइए कि उसके लिए प्रारंभिक वेग अर्थात इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा। अर्थात उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी 60 ही होगा। क्यों होगा 60, क्योंकि वह ट्रक कहीं ना कहीं से तो शुरू हुआ होगा और जहां से शुरू हुआ हो उसके लिए वह प्रारंभिक वेग 0 होगा और मेरे सामने वह 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दिखाई देते हुए रुका, इसलिए उसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि जैसे आप स्टेशन पर अगर किसी भी गाड़ी का वेट कर रहे होते, किसी भी गाड़ी का इंतजार कर रहे होते और जब कोई भी ट्रेन आ रही होती है
तो उसका कभी भी प्रारंभिक वेग जीरो नहीं होगा। प्रारंभिक वेग उसी का जीरो होगा जो आपकी नजरों के सामने शुरू हुई हो, जो आपकी नजरों के सामने प्रारंभ हुई हो, उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा? जीरो होगा। तो ये तो प्रारंभिक वेग का कंसेप्ट। अब आइए समझने का प्रयास करते हैं कि फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, अंतिम वेग क्या होता है। अंतिम वेग को हम v से सूचित करते हैं, v से सूचित करते हैं। अब आइए समझने का प्रयास करते हैं कि v बराबर जीरो कब होता है। इसके लिए भी फॉर्मूला है, अगर कोई भी वस्तु रुक जाती है, क्या हो जाती है? रुक जाती है या विरामावस्था में आ जाती है, विराम में आ जाती है, तब उसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। जैसे हम किसी भी गाड़ी का जैसे वेट कर रहे हैं, जैसे मान लिया लिच्छवी एक्सप्रेस मेरे सामने आ रही है और आई और मेरे सामने क्या हुई? रुक गई। तो उसके लिए मेरे नजरों के सामने अगर रुकी तो उसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा? जीरो होगा। या किसी भी चीज को अगर हम विराम में लाते हैं, अर्थात रेस्ट पोजीशन में लाते हैं, विराम कंडीशन में लाते हैं, तो वहां पर उसके लिए फाइनल वेलोसिटी v बराबर कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। यानी साफ साफ कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई भी वस्तु हमारी नजरों के सामने शुरू हुई तो उसका प्रारंभिक वेग जीरो मानेंगे। अगर कोई भी वस्तु हमारी नजरों के सामने या हमारी आंखों के सामने रुक गई तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या मानेंगे? जीरो मानेंगे। यानी कहने का मतलब हुआ फाइनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी वस्तु नजरों के सामने रुक जाती है, या क्वेश्चन में इस प्रकार का संकेत दिया हुआ रहता है कि किसी भी वस्तु को रोकने के लिए, तो जब यह क्वेश्चन में इंडिकेट करता है रोकने के लिए, तो आप समझ जाइए कि रुकेगा गाड़ी तब कब? जब उसका कोई भी चीज कब रुकता है? जब उसका फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाता है तब रुकता है। जब तक उसका फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं होगा तब तक कोई भी चीज विरामावस्था में क्या होगा? नहीं आएगा। इसलिए फाइनल वेलोसिटी कब जीरो होता है और इनिशियल वेलोसिटी कब जीरो होता है, ये सब कॉन्सेप्ट आप जान लीजिए। जैसे एक और उदाहरण समझने का प्रयास कीजिए। जैसे हम स्टेशन पर खड़े हैं और कोई गाड़ी आई और स्टेशन पर रुकी नहीं, डायरेक्ट चल दी। कोई होता है बड़ा सा सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो छोटा मोटा स्टेशन पर नहीं रुकता, यानी मेरे नजरों के सामने कोई गाड़ी आई और रुकी नहीं, चल दी। आप बताइए कि उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा या फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा या कोई भी जीरो नहीं होगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि इस स्थिति में अगर हम स्टेशन पर खड़े हैं और कोई गाड़ी आई और रुकी नहीं, डायरेक्ट चल दी, तो इसके लिए न तो इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा और न ही इसके लिए इसका फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा, क्योंकि उस ट्रेन को न तो हमने ये देखा कि वह कहां से चलना प्रारंभ की और न ही हमें ये पता है कि वह कहां जाकर रुकेगी। इसीलिए इस कंडीशन में उसका ना तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा और ना ही फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा। तो आप समझ गए कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, और प्रारंभिक वेग कब जीरो होता है और फाइनल वेलोसिटी कब जीरो होता है। सारे कॉन्सेप्ट को आप जान गए। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।